नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों आज यहाँ पे 9 जून और शुरू करते हैं 9 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब्दुल्ला शाहिद जी जो अभी इलेक्ट किए गए हैं एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, वो किस देश के यहाँ पे विदेश मंत्री हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे देखिए मालदीव। यस, तो मालदीव इज द राइट आंसर। देखिए आप देख पाएंगे कि मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद जी, वो इलेक्टेड किए गए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और ये 76 सेशन के लिए यहाँ पे चुने गए हैं। देखिए हम जब बात करेंगे तो 191 यहाँ पे बैलेट में से देखिए इन्हें यहाँ पे 143 वोट्स मिले हैं और कई तरफ से और देखा जाए तो ये एक तरफ से भी जीत गए हैं प्रेसिडेंट के सीट पर। तो मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद जी वो देखिए बनेंगे यहाँ पे। और विश्व मंच पर देखिए मालदीव को पहली बार इतना जो बड़ा पद है वो दिया जा रहा है। यहाँ पे 76 जो जनरल असेंबली होने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर। यस, इन द मंथ ऑफ सितंबर वो शुरू की जाएगी। वहां पे हम जब बात करेंगे तो अब्दुल्ला जो शाहिद जी हैं वो देखिए इसकी कमान संभालने वाले हैं। ये किनको हटाएंगे, किनको रिप्लेस करेंगे? देखिए तो तुर्की के यहाँ पे वोल्कन वोजकिर है, तो वोल्कन वोजकिर को देखिए रिप्लेस करने वाले हैं। वैसे बता दो कि जो वोल्कन वोजकिर है ना, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे। जब ये पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान में जाके उन्होंने कहीं ना कहीं भारत के विरोध में बहुत सारी बातें कही थी और उनका एक कहना था कि जो जम्मू कश्मीर का जो विवाद चल रहा है वो कहीं ना कहीं विश्व पटल पे लाना चाहिए पाकिस्तान के द्वारा। ऐसे बहुत सारे कारण थे क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा देखिए हम जब बात करते हैं वोल्कन वोजकिर को, तो पाकिस्तान का दूसरा जो सबसे बड़ा सम्मान है यहाँ पे हिलाले पाकिस्तान का, वो यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, चलो तो हम देखिए बात करते हैं यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस की जब बात करेंगे तो उनके चार्टर में 4 संस्था की बात की गई थी, जिसमें यूएन जनरल असेंबली है, जिसमें यूएन का सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल है मेरे साथियों, यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल यहाँ पे देखिए काउंसिल है और लास्ट में था यूएन का ट्रस्टीशिप जो अभी इनएक्टिव है, जो अभी काम नहीं कर रहा है। देखिए हम जब बात करते हैं आम सभा के बारे में या महासभा के बारे में, तो जो है यहाँ पे जनरल असेंबली। देखिए जनरल असेंबली की जब बात की जाएगी तो इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है और विश्व के अंदर जितने भी यहाँ पे यूएन के मेंबर्स हैं वो सबके सब बैठ के यहाँ पे वोटिंग करते हैं, अपनी सारी पॉलिसीज की मेकिंग करेंगे। तो पॉलिसी मेकिंग और जितना भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे देखिए ऑर्गन है वो यूएन का वो महासभा है। बेसिकली कहा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो डिसीजंस हैं वो यहीं पे इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से, क्या वीटो पावर के सदस्य या यूएन के जो सेक्रेटरी काउंसिल में मेरे साथियों, सेक्रेटरी काउंसिल की जब बात करते हैं तो सेक्रेटरी काउंसिल के जो परमानेंट सदस्य हैं वो क्या कभी यहाँ पे यूएन की महासभा की अध्यक्षता कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए सितंबर में इसकी मीटिंग की जाएगी इस यूएन के जीए की यानी कि जनरल असेंबली की, और जिसमें यहाँ पे इनको ये प्रेसिडेंट पद दिया जाएगा। देखिए जब बात की जाएगी तो 2021 में 76 यहाँ पे जो असेंबली होने वाली है इसमें अब्दुल्ला शाहिद है, इससे पहले वोल्कन वोजकिर है, वो कहां के टर्की के आते हैं। देखिए बात करते हैं भारत को लेके, तो भारत की जब बात करेंगे तो भारत भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गौरवान्वित फील करेगा अपने आप को कि 1953 में यहाँ पे जब 8वीं सेशन की बात करते हैं तो विजय लक्ष्मण पंडित यहाँ पे देखिए पहली भारतीय महिला थी, पहले भारतीय भी हैं जिन्होंने यहाँ पे यूएन की जीए का यहाँ पे जो अध्यक्षता की थी। और बता दो कि ये ऐसा करने वाली इस कमेटी के अंदर ये इनके अंदर पहली वुमेन प्रेसिडेंट भी है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि विजय लक्ष्मण पंडित जी ने यहाँ पे यूएन की जनरल असेंबली की अध्यक्षता कब की थी? तो आंसर है इन द ईयर 1953 और यहाँ पे ऐसा करने वाली पहली भारतीय भी है और पहली भारतीय महिला भी है। देखिए जब मालदीव की बात करते हैं तो भारत ने मालदीव के अंदर एक कॉन्सुलेट को देखिए स्थापित किया है और आप जानते हैं मेरे साथ ये जो कॉन्सुलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखिए चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी उसके विरुद्ध में बनाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत और मालदीव की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल्स पड़ते हैं इन द पोर्शन ऑफ इंडियन ओशन। तो इस सारी की सारी बातों को मैं बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे किससे देखिए डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेवल ऑपरेशंस का? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के अंदर हम जब बात करते हैं इंडियन नेवी की तो राजेश पेंड्राकर जी को यहाँ पे देखिए बनाया गया पे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। ये सिंपल सी अपॉइंटमेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो इंडियन नेवी के द्वारा की गई है। देखिए जब मैं इंडियन नेवी की बात कर रहा हूं, भारतीय नौसेना की बात कर रहा हूं, तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है अभी यहाँ पे एडमिरल करमवीर सिंह जी, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है यहाँ पे वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार,
डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है रणवीर सिंह। और देखिए जब बात की जाएगी तो यहाँ पे इंडियन नेवी के 3 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, जिसमें ईस्टर्न नेवल कमांड है जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न नेवल कमांड है जिसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई में, सदर्न नेवल कमांड है जिसका मुख्यालय पड़ता है कोचिन के अंदर। देखिए जब बात करते हैं संध्याक के बारे में तो यहाँ पे देखिए आईएनएस संध्याक था जिसे डिकमीशन किया गया है 4 जून 2021 को 40 वर्षों तक सेवा देने के बाद। और उसी तरह से देखिए हम जब बात करते हैं तो रियल एडमिरल कपिल मोहन धीर को चुना गया है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स। ये सारे के सारे लेटेस्ट घटना है जो मैंने आपको देखिए इंडियन नेवी के बारे में बता दी है। चलिए साथी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जब बात की जाएगी यहाँ पे वो कौन सा स्टेट है, ये यूनियन टेरिटरी है। आप ख्याल पहचान गए कि हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, जिसने देखिए एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन जो कैंपेन है वो चला गया देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो सीएम केजरीवाल जी के द्वारा देखिए यहाँ पे ये अनाउंस किया गया है कोविड-19 के मास वैक्सीनेशन को लेके। इसमें कहा जा रहा है कि जितनी भी 45 प्लस 45 प्लस जो देखिए लोग हैं और जिन्हें वैक्सीनेशन होना है वो अपने नियरेस्ट जो पोलिंग बूथ है उन पर जा सकते हैं। हम घर घर आएंगे और आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन वो करेंगे और साथ ही साथ आपको स्लॉट देंगे। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से वोट के लिए आप अपने पास वाले एरिया में जाते थे इसी प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे। और इनका लक्ष्य है कि 4 हफ्ते के अंदर यहाँ पे जितने भी 45 प्लस लोग हैं उनका वैक्सीनेशन करा दिया जाए। जैसे ही वैक्सीनेशन हो जाएगा ये सेम प्रक्रिया लगाएंगे यहाँ पे देखिए 18 से देखिए 45 वर्ष के लोगों के बीच में। तो एक अच्छा देखिए इनिशिएटिव है जो लिया गया यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने बजट में इस साल यहाँ पे देशभक्ति बजट को भी प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा जा रहा था कि हम भारतीय नागरिकता के तहत में या भारतीयों के अंदर यहाँ पे भारत की गौरवशाली व्यक्तित्व को बताने के लिए 500 से ज्यादा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में लगाएंगे। तो देशभक्ति बजट को लाने वाला जो पहला यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं वो कौन सा पे दिल्ली है। एग्जामिनेशन मैंने कल ही पॉइंट पढ़ रहा था तो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, आपको मैंने बता दिया है। इसी तरह से देखिए जब बात करते हैं तो अनिल बैजल यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अरविंद केजरीवाल देखिए मुख्यमंत्री है, मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम है। 70 सीट आती है विधानसभा के अंदर, यहाँ पे 3 सीट है राज्यसभा में और देखिए 7 सीट आती है यहाँ पे लोकसभा के अंदर। ये सारा का सारा बात मैंने बता दी है दिल्ली को लेके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने लॉन्च की है पिंक बूथ फॉर द वुमेन कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम? इसका जो सही आंसर देखिए यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश है। यस, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो देखिए मुख्य कैपिटल भी है तो वहां पे महिलाओं को देखिए एक अलग से वैक्सीनेशन केंद्र बना दिया गया है और उस वैक्सीनेशन केंद्र को मेरे साथियों नाम दिया पे पिंक बूथ। तो देखिए पिंक बूथ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये लाया गया पे देखिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। वैसे बता दो मेरे साथियों जब हम बात करते हैं तो 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच में सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन अगर देश में कहीं पे हुआ है ना तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखिए मेन रीजन यहाँ पे जनसंख्या भी है और आप जानते हैं कि भारत तो यहाँ पे जवान होता हुआ देश है मेरे साथियों। तो सिंपल सी बात है कि अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों के अंदर यहाँ पे 18 से 44 वर्ष की जो बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला जो राज्य है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। और महिलाओं की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक अलग से वैक्सीनेशन बूथ को बना दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम है पिंक बूथ। ये बात की गई है। देखिए उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश ने भी हाल ही में एटीएम मेडिसिन फैसिलिटी को लाए थे जिसमें टेली मेडिसिन और यहाँ पे टेली कंसल्टेशन को बढ़ाने की बात चली थी। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ पे गवर्नर है, लखनऊ कैपिटल पड़ती है मेरे साथियों। और हम जब बात करेंगे तो इस साल 26 जनवरी 2021 को जो परेड हुई थी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए सुर्खियों में रहने वाली जो झांकी थी मेरे साथियों वो थी यहाँ पे राम मंदिर की उत्तर प्रदेश की और उसी पहला पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। देखिए इंडिया का वो पहला कौन सा गांव है जिसमें देखिए सभी जो वयस्क पॉपुलेशन है जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसे वैक्सीनेशन किया जा चुका है अगेंस्ट कोविड-19? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले गांव की बात की जा रही है। तो इंडिया का जो पहला गांव बना है वो बना देखिए कौन सा पे वेयान गांव। तो जो वेयान गांव है मेरे साथ ये पड़ता है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए हम जब बात करते हैं यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए बांदीपुरा जिला पड़ता है और बांदीपुरा के अंदर एक ग्रामीण क्षेत्र है, एक गांव है जिसका नाम है वेयान गांव। देखिए यहाँ पे 362 यहाँ पे एडल्ट जनसंख्या थी, यहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन थी। उन सभी को यहाँ पे कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन वो दिया जा चुका है और यहाँ पे ऐसा करने वाला ये देश का पहला गांव बन चुका है। वैसे बता दूं कि अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी नहीं है। एटलीस्ट ये 18 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है फ्रॉम द मेन एरिया, ठीक है।
और 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है यहाँ पे बांदीपुरा यहाँ पे जिले से। लेकिन इसके बावजूद वहां पे डॉक्टर्स के लगन और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ग्रामीण लोगों की जो जागरूकता है उसको लेके यहाँ पे वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिला और ऐसा होने वाला है, देश का पहला गांव बन चुका है। चलिए, द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू वैक्सीनेट एवरीवन अबव 18+। ठीक है, जो बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ये है, अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं तो एचएसबीसी इंडिया के जो सीईओ है वो कौन बनाए गए हैं? तो ये बने देखिए यहाँ पे हितेंद्र दवे। यस, तो हितेंद्र दवे देखिए बने यहाँ पे इंडिया एचएसबीसी इंडिया के नए सीईओ। हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन है जिसकी हम बात करते हैं, तो हितेंद्र दवे देखिए यहाँ पे नए सीईओ बने यहाँ पे इंडिया के अंदर। और जब बात की जाएगी, इन्होंने सुरेंद्र रोशा जी को देखिए सक्सीड किया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए न्यूयॉर्क क्वीन यहाँ पे सीईओ है, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। थॉमस सदरलैंड के द्वारा इसे स्थापित किया गया था 3 मार्च 1865 को हांगकांग में। ठीक है, चलिए यहां पे जब बात की जाएगी तो इंडिया ने देखिए, इंडिया इलेक्ट हुआ है इन द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कितने सालों के लिए? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, इसका सही आंसर देखिए 3 साल के लिए। तो हम जब बात करते हैं यूएन का देखिए पार्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएन, और इंडिया इसमें देखिए 2022 से 2024 तक का जो टर्म है, 3 साल का जो टर्म है, उसमें ऐसा मेंबर इलेक्ट किया गया है। देखिए हम जब बात करेंगे तो इंडिया सिलेक्ट हुआ है एशिया पैसिफिक कैटेगरी के अंदर, एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी के अंदर, जहां पे ओमान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान भी यहाँ पे साथ में इलेक्ट किए गए हैं इंडिया के साथ में। हम देखिए जब बात करते हैं तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, ये 54 मेंबर एक देखिए संस्था है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो देखिए जिसे हार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहते हैं मेरे साथियों। बेसिकली क्या करता है, ये 3 डायमेंशनल यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करता है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक है, सोशल और एनवायरमेंटल में ज्यादा फोकस किया गया है। और बहुत सारी संस्था हैं जिस पे काम करती हैं। इसमें 54 मेंबर्स को देखिए चुना जाता है बाय द वोटिंग फ्रॉम इन द टर्म्स बाय द जनरल असेंबली। ये बात आपको मैंने बता दी है। और बहुत सारी देखिए बॉडीज हैं जो इसके तहत काम करती है। चलिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा देखिए यहाँ पे 3 जो वेंटिलेटर्स हैं फॉर द क्लिनिकल यूज इन्हें डेवलप किया गया है। इनमें से वो कौन सा वेंटिलेटर नहीं है? जरा सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पे नहीं है। क्या वो प्राण है, क्या वो स्वस्थता है, क्या वो वायु है, क्या वो श्वास है? तो देखिए साथियों, हम जब बता दो को, तो श्वास यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, श्वास यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर है, जबकि प्राण, स्वस्थता और वायु यहाँ पे वेंटिलेटर्स हैं जो डेवलप किए गए हैं इसरो के द्वारा। देखिए साथियों, तो यहाँ पे इसरो ने 3 तरह के डेवलप किए हैं देखिए वेंटिलेटर्स को, देखिए जिसमें प्राण है। देखिए प्राण जो वेंटिलेटर है ना, ये अंबु बैंक पर काम करता है। सिंपल सा बात ये, जो स्वस्थता वेंटिलेटर है मेरे साथियों, ये स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम पे काम करेगा, जो ट्रॉमा असिस्टेंस देने वाला है विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। और वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं वायु के बारे में, ये एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर है जो देखिए कमर्शियल जो वेंटिलेटर्स होते हैं उनकी तरह काम करने वाला है। वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं श्वास ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में, ये ऑक्सीजन सिलेंडर 10 लीटर्स के आसपास जो ऑक्सीजन है ये पर सेकंड ट्रांसफर कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस ऑक्सीजन सिलेंडर से आप एक ही साथ 2-2 पेशेंट को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो किया गया देखिए इसरो के द्वारा। ये सारी की सारी चीजें देखिए, ये सारी की सारी चीजें बनाई गई हैं यहाँ पे तिरुवनंतपुरम के अंदर, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्टेशन है उसके अंदर, जो इसरो का ही पार्ट पड़ता है मेरे साथियों। देखिए जो इसरो की बात करेंगे तो इसरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान। अभी थोड़ा सा डिले हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इस साल के एंड में ला दिया जाएगा। और हम जब बात करते हैं तो इसरो के बहुत सारे फ्यूचर मिशन चल रहे हैं, जिसमें चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 भी है, चंद्रयान 3 भी मेरे साथियों। हम जब बात करते हैं आदित्य L1 है और शुक्रायान है। देखिए हम जब बात करते हैं तो मेनली जो इसका मिशन है वो है चंद्रयान 3। ठीक है, बात यहाँ पे की जा रही है। और शुक्रयान देखिए मेरे साथियों वीनस के लिए, आदित्य L1 यहाँ पे सन के लिए, ये बात यहाँ पे की जा रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देखिए बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था। पे के सिवान वर्तमान में देखिए डायरेक्टर हैं, ये बात की जा रही है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की जब बात करते हैं तो देखिए तिरुवनंतपुरम यहाँ पे देखिए तिरुवनंतपुरम में केरला में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। 21 नवंबर 1963 को इसे स्थापित किया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, सिंपल। चलिए यहाँ पे किसे देखिए नया चेयरमैन बनाया गया, यहाँ पे एक ऑयल रेगुलेटर का क्षेत्र है जिसको बोलते हैं PNGRB, दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी। तो ये बने हैं मेरे साथी कौन, देखिए संजीव नंदन सहाय जी। यस, तो संजीव नंदन सहाय जी को देखिए फाइनली बना दिया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मेरे साथियों आप कह सकते हैं चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, जो है PNGRB। और इनके नाम पर देखिए मोहर लगा दी गई है VK सारस्वत जी के द्वारा। आप जानते हैं कि VK सारस्वत की जब मैं बात करता हूं तो नीति आयोग के देखिए यहाँ पे नीति आयोग के देखिए मेंबर्स में से एक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए
यहां पे जब बात करेंगे तो देखिए हाल ही में 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यहां पे सिनोवेक जो बायोटेक वैक्सीनेशन है, ये मंजूरी दे दी गई है किस देश के द्वारा? तो ये मंजूरी यहां पे देखिए दी गई, यहां पे देखिए चाइना के द्वारा। यस, तो चाइना ने देखिए फाइनली अप्रूव कर दिया है सिनोवेक वैक्सीनेशन को यहां पे अपने चिल्ड्रंस के लिए, अपने देश में मिलने वाले चिल्ड्रंस के लिए। और हम देखिए जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो चाइना ने देखिए यहाँ पे ऐसा करने वाला पहली कंट्री बन गई है जिसने अप्रूव कर दिया है सिनोवेक बायोटेक वैक्सीन को फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द 3 to 17। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा देखिए 1 जून 2021 को, भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 जून 2021 को यहां पे इसे अप्रूव किया गया था फॉर द इमरजेंसी यूज। देखिए जब सिनोवेक की बात करते हैं तो यहाँ पे चाइना की देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका नाम है सिनोवेक बायोटेक, इसके द्वारा पे डेवलप किया गया है। तो साथियों ये था हमारा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आएंगी, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सारी की सारी बातें बता दी है। अब आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो ये है कि अनअकैडमी पर देखिए आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। आप टॉपर्स और देखिए अपने टॉप और जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके जो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा स्पेशल यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का जो बैच है वो आने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 तक की जो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन वो कराने वाला हूं, बहुत ही शानदार तरीके से ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगर आप एसएससी एस्पायरेंट है तो देखिए सफलता और यहाँ पे संकल्प बैच चल रहे हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो एक साथ बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आया है। आप यहाँ पे एसएससी, बैंक, आरबीआई, रेलवे का देखिए कॉम्बो बैच ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड STSIR10। आप सिंपली मेरा कोड यूज कीजिए STSIR10, इसको अप्लाई कीजिएगा और देखिए आफ्टर यूजिंग माय कोड ये पड़ेगा आपको मात्र 14,395 रुपए में। बहुत ही कम फीस के अंदर बहुत ही शानदार तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ में देखिए मेरे साथियों, एसएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। अगर आप सिर्फ एसएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देखिए हम जब बात करेंगे तो जस्ट यूज कीजिए मेरा कोड, अप्लाई कीजिए, यू विल सेव द डेफिनेटली मनी। ठीक है, चलो। तो साथ ही एक बात और है कि एसएससी के कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे इसे अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कीजिएगा STSIR10। तो साथियों ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आएंगी। चलिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।